Welcome class 11th in today's history class. Students, as you know, in our history class we have started theme second, writing and city life, and in this chapter we are learning about ancient civilization, world's earliest civilization, that is Mesopotamian civilization. In this chapter we have discussed about Mesopotamia and its geography, the significance of urbanism, movement of goods into cities, and the development of writing. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि मेसोपोटामियन की स्क्रिप्ट जो थी वो यूनिफॉर्म थी, जहाँ पर वो इमेजेस ड्रॉ करके अपनी बातों को कन्वे करते थे, कम्युनिकेट करते थे और मैसेजेस देते थे। हम लोगों ने ये भी जाना कि उस टाइम पर जो राइटिंग का काम होता था वो क्ले टैबलेट्स पर होता था। गीले क्ले को टैबलेट का शेप दिया जाता था, बहुत बड़े पीसेस नहीं बनाए जाते थे। जब वो थोड़ा गीला होता था तो उसी टाइम पर उस पे जो भी लिखना होता था, जो भी रिकॉर्ड्स तैयार करना होता था वो लिख लिया जाता था। देन उसे पूरी तरीके से सूखने के लिए रख दिया जाता था। उस पे दोबारा एडिटिंग का काम नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के जो राइटिंग की शुरुआत हो गई थी, क्यूनिफॉर्म्स में लिखा जा रहा था। तो किन किन चीज़ों की वजह से इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, लिखना क्यों ज़रूरी हो गया? जैसे बहुत से ज़रूरतें ये थी कि उन्हें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना था, कीपिंग रिकॉर्ड्स। इसके अलावा वो डिक्शनरीज़ बनाते थे इन्हीं क्ले टैबलेट्स पर। गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफ़र, जब वो लैंड ट्रांसफ़र करते थे तो एक तरह से लीगल वैलिडिटी, जैसे प्रेजेंट टाइम पर हम लोग पेपर के थ्रू करते हैं, वो उस टाइम पर क्ले टैबलेट के थ्रू किया करते थे। नैरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स, इनके अलावा किंग के जो भी चेंजेस होते थे रूल्स और रेगुलेशंस के, किसी भी नए तरह का जो भी प्रोविज़न किंग लाता था, कस्टमरी लॉज लाए जाते थे लैंड से रिलेटेड या फिर टैक्सेस से रिलेटेड, कुछ भी होते थे इस तरह की चीज़ें, उनको क्ले टैबलेट्स में रिकॉर्ड करके रखा जाता था। तो ये ज़रूरत थी उस टाइम पर राइटिंग की, इसीलिए ताकि हर तरह के रिकॉर्ड्स को सेव करके रखा जा सके और लोगों को बताया जा सके। क्लियर? तो ये सब हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया। आज हमें क्या पढ़ना है? द सिस्टम ऑफ राइटिंग, राइटिंग का सिस्टम क्या था उस टाइम पर। तो हम सब ने पहले भी पढ़ लिया कि क्यूनिफॉर्म साइंस के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग उस टाइम पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में लिखने का काम, राइटिंग का काम किया जाता था। ठीक है। एक बहुत बड़ी विशेषता उस टाइम पर ये थी कि जैसे आज के प्रेजेंट हमारे टाइम पे हमारा जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग सिस्टम है उसमें हमारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जहाँ पर हम लोग वॉवेल्स का यूज़ करते हैं साउंड्स के रिप्रेजेंट करने के लिए। मात्राएं जैसे हम लोग हिंदी में भी यूज़ करते हैं स्वर और व्यंजन के थ्रू। तो मेसोपोटामिया में क्या था कि एक एक लेटर्स नहीं होते थे, यानी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जैसी चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पर जो भी चीज़ें लिखी जाती थी वो डायरेक्ट वर्ड्स लिखे जाते थे। ठीक है। और जो भी चीज़ें, जैसे अगर हमें लैंग्वेज सीखना है मेसोपोटामिया का, तो बहुत सारी चीज़ें हमको याद करनी पड़ती थी। सारे सिंबल्स हमें याद करने पड़ते थे कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अलावा राइटिंग कर पाना एक बहुत बड़ी स्किल थी। क्यों? क्योंकि राइटिंग हम पेपर पर तो कर नहीं रहे हैं, हम एक वेट क्ले जो हमारे पास टैबलेट होता था उस पे करते थे, जो थोड़ा गीला और थोड़ा सूखा जब होता था तो उसी टाइम पर हम उसको उस पे राइटिंग करते थे। तो थोड़ा सा हम लोगों को केयरफुल होना पड़ेगा अगर हम इस तरह के से राइटिंग सिस्टम के थ्रू लिख रहे हैं तो, है ना। तो मेसोपोटामिया में हर कोई एबल नहीं था कि वो टैबलेट्स पर लिख सके। बहुत ही केयरफुल मैनर के साथ उसको लिखने का काम होता था। देन फिर जब वो राइटिंग का काम कंप्लीट हो जाता था तो उसको सूखने के लिए रख दिया जाता था, है ना। तो राइटिंग क्या था? एक तरह से स्किल्ड क्राफ्ट था। ठीक है। तो बहुत सारे लोग लेकिन फिर भी ये काम करते थे, और इन तरह के जो सिंबल्स थे उनको लर्न कर पाना भी एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन फिर भी अगर हम प्रेजेंट टाइम पे जो भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ जान पा रहे हैं, तो वो इन्हीं क्ले टैबलेट्स के थ्रू भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जा रही हैं। ठीक है। तो ये सिस्टम था उस टाइम पर राइटिंग का। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे
मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट का, लैंग्वेज का, जहाँ पर राइटिंग सिस्टम इस तरह से था। जैसे हम देख सकते हैं कि द सन, सन को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह का सिंबल बनाया जा रहा है ना। फिर हम देखते हैं गॉड, हेवन के लिए क्या सिंबल्स हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज भी हुए हैं ना। तो पहले सुमेरियन था, फिर आर्काइड्स आ गए, फिर असीरियन हो गए, देन हमारे पास जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी वो थी बेबीलोन। तो हर डायनेस्टी के साथ, हर किंगडम के साथ साथ राइटिंग सिस्टम में भी चेंजेस आए। तो हम सन को देखते हैं कि पहले सन किस तरह से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, देन लास्ट में बेबीलोन के टाइम पर कैसा हो गया, गॉड और हेवन सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। माउंटेन्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जा रहा है ना। मैन, ऑक्स, फिश, इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास प्रेजेंट टाइम पर हैं, जो हम देखते भी हैं कि कैसे राइटिंग सिस्टम में भी चेंजेस आया है किंगडम्स और डायनेस्टीज़ के चेंज होने के साथ मेसोपोटामिया में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि इस तरह से हर सिंबल को याद कर पाना, ताकि हम एक प्रॉपर वे में राइटिंग का काम कर पाएँ, है ना। तो ये एक बहुत ही स्किल्ड वे में काम किया जा सकता था। साथ ही साथ वो क्ले टैबलेट पे लिख पाना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क था, जो सबके बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सारा काम किया गया। ठीक है। तो उस टाइम पर अब लिटरेसी कैसी थी? लिटरेसी बहुत कम ऐसे लोग थे जो मेसोपोटामियन ये जो लैंग्वेज थी, ये जो राइटिंग सिस्टम था उसको समझ पाते। रीड और राइट कर पाना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पूरी तरीके से सिंबॉलिक वे में था। तो सबके लिए सिंबल्स को समझ पाना आसान नहीं था। ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन जो लिटरेट कहलाएगा उस टाइम पर, तो कम से कम हंड्रेड्स ऑफ साइन उसको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी वो किसी चीज़ को समझ पाएगा। ठीक है। किंग्स वगैरह जो होते थे, तो वो उस टाइम पर भी, जैसे हमारे इंडियन उसमें हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे, है ना। जो भी रिकॉर्ड्स, जो भी अचीवमेंट्स होते थे किंग के, तो वो बड़े बड़े पिलर्स पर, पीस ऑफ रॉक्स पर इनग्रेव्ड करके, कुटाई करा के लिखा दिया जाता था। वैसा ही उस टाइम पर भी किया जाता था। तो किंग अपने रिकॉर्ड्स को इस बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस में करता था। ठीक है। जो भी लेटर्स होते थे, ऑफिशियल लेटर्स होते थे, वो भी एक प्रॉपर वे में लिखे जाते थे। जो तो अगर किंग कोई फॉर्मेट दे रहा है, कोई पॉलिसी बता रहा है नया, तो उन चीज़ों को इस तरह से एनग्रेव्ड कराकर, तो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लगाया ही जाता था जगह जगह पर, ताकि कॉमन सिटीजन्स भी उन चीज़ों को जान सकें। साथ ही साथ उन चीज़ों को रीड करके भी बता दिया जाता था, ऐसे खुले एरिया में जहाँ पर सारी पॉपुलेशन रह रही है, तो उनके बीच में एक अपने तरीके से वो उन बातों को भी बता देते थे। तो कह सकते हैं हम लोग कि इस तरह की चीज़ें अगर हो रही थी, इट मीन्स कि वहाँ पर लिटरेसी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, बहुत ज़्यादा लोग लिटरेट नहीं थे, क्योंकि मेसोपोटामियन जो लैंग्वेज था, जो राइटिंग सिस्टम था, वो इतना आसान नहीं था। क्लियर। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, द यूजेस ऑफ राइटिंग, राइटिंग का यूजेस किस तरह से था। ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग इज ब्रॉट आउट इन अ लॉन्ग सुमेरियन इपिक पोयम अबाउट इनमर्कर, वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरुक। उरुक क्या था? उरुक मेसोपोटामिया का एक बहुत ही पॉपुलर सिटी थी उरुक। ठीक है। एक ट्रेडिंग सिटी थी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। तो उस टाइम पर एक इपिक पोयम जो कि सुमेरियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा-सा हमें समझ में आएगा कि सिटी लाइफ़ कैसी थी उस टाइम पर, ट्रेडिंग कैसे था, और दूसरी चीज़ें भी कैसी थी। ठीक है। तो था क्या इसमें, मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में उरुक बहुत ही एक्सीलेंस और बहुत ही पॉपुलर सिटी था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। ठीक है। एनमार्कर कौन था? एनमार्कर इज़ एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर। सुमेर हम लोगों ने पढ़ा ना कि सबसे पहले मेसोपोटामिया में जो किंगडम चल रहा था, या जो लोग थे, उनको हम सुमेरियंस कहते हैं। तो उनके टाइम की जो ये फर्स्ट इपिक पोयम जो तैयार की गई थी, वो हम पढ़ेंगे कि उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या बता रहा है? उसमें बता रहा है कि ट्रेड वाज नॉट नोन। उस टाइम पर ट्रेड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। हकीकत क्या थी, मतलब जो यहाँ पर दिखाया गया है वो ये बताया गया है कि इनमर्कर, जो कि उस समय पर हेड था एक ट्रेडिंग एसोसिएशन का, ठीक है, वो क्या चाहता था? वो लैपिस लजुली जैसे प्रीसियस मेटल्स चाहता था,
किस लिए चाहता था? अपनी सिटी के टेम्पल्स को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। तो उसने अपने एक मैसेंजर को वहाँ से भेजा एक लैंड में जिसका नाम था अराता। अराता के किंग के पास उसने भेजा, किस लिए? लैपिस लजूली जैसे प्रीसियस मेटल्स लाने के लिए, क्योंकि वो अपने सिटी के टेम्पल को ब्यूटीफाई करना चाहता था, ठीक है। तो इस तरह से अपनी ज़रूरत के लिए अपने मैसेंजर को किसी दूसरे किंग के पास भेजना, ये शो कर रहा है कि उस टाइम पर ट्रेडिंग जैसी चीज़ें शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन इस एपिक पोयम से तो रिप्रेजेंट हो रहा है कि ट्रेडिंग जैसा कुछ होता था कि लोग अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के पास मैसेजेस किया करते थे, ठीक है। तो अब ये जो मैसेंजर था हमारा इन मार्कर का, वो जाता है और बहुत दूर जाते हुए वो अराता के पास पहुंचता है, ठीक है। इस एपिक पोयम में ये डिस्क्राइब किया गया है कि कितने डिफ़िकल्टी के साथ वो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करते हुए जाता है, ठीक है। और इसमें ये दिखाया गया है कि सूसा नाम का एक सिटी है जहाँ पर ये मैसेंजर पहुँचता है और वहाँ से नीचे लोगों को देखता है तो वो एक टाइनी माइस की तरह, बहुत छोटे-छोटे चूहों के जैसे या बहुत ही टाइनी साइज़ में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो 5 माउंटेन रेंजेस, 6 माउंटेन रेंजेस, 7 माउंटेन रेंजेस क्रॉस करते हुए वो अराता पहुंचता है। इस तरह से वो जो मैसेंजर है अराता जाता है, देन उसे वो चीज़ें नहीं मिलती, लजूली और लैपिस जैसी चीज़ें नहीं मिलती, प्रीसियस स्टोन्स, तो वो वापस आता है। देन किंग उसको, यानी हमारा जो ट्रेडिंग एसोसिएशन का हेड है एन मार्कर, वो दोबारा भेजता है कुछ बातें और कहकर, जिसको वो ठीक उस वे में अराता के किंग के सामने कन्वे नहीं कर पाता। इस तरह से वो अगेन एंड अगेन उन प्रीसियस स्टोन्स के लिए आता और जाता रहता है। बाद में जब वो बहुत थक जाता है ना? बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, वेरी माउथ के साथ, एकदम थके हुए चेहरे के साथ वो वापस आता है और मिक्स्ड मैसेजेस के साथ आता है कि अब वो समझ भी नहीं पा रहा है कि अपनी बातों को, क्योंकि एक लॉन्ग ट्रैवल करने के बाद जब वो वापस लौटता था तो अराता के किंग ने क्या बात कही वो बिल्कुल सही वे में उस ढंग से प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारा जो इनमर्कर किन तरह के मैसेजेस को दे रहा है उसको बिल्कुल उसी वे में अराता के किंग के सामने प्रेज़ेंट कर पाना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तब क्या करता है, इनमर्कर ने एक क्ले टैबलेट फ़ॉर्म किया, अपने हैंड में लिया और उसने उसी हमारे जो कॉनिफ़ॉर्म जो स्क्रिप्ट है मेसोपोटामिया की, उसमें उसने कुछ चीज़ें ड्रॉ करी या उस स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें लिखी, और लिखने के बाद उसने इस होप के साथ कि अब उसके जो मैसेजेस हैं वो बिल्कुल सही वे में अराता के पास पहुंचेंगे। फिर वो इस क्ले टैबलेट को अपने मैसेंजर को देता है और अराता के पास भेजता है ना? अराता के रूलर के पास। अराता का रूलर फिर इस पोयम के अकॉर्डिंग, कि जो एपिक पोयम है उसके अकॉर्डिंग, अराता का रूलर फिर उसको देखता है और देखकर बहुत ही ऑब्ज़र्व करता है, एग्ज़ामिन करता है और कुछ वर्ड्स पढ़ता है, जिसमें से एक वर्ड है नेल्स, है ना? नेल्स मतलब कि कुछ भी चीज़ें जो थोड़ी-सी नुकीली सी, तो उसको जो समझ में आया, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में सब कुछ लिखा जा रहा था, तो उसको पढ़ने के बाद उसका फेस कैसे हो गया? फ्रोनिंग हो गया, बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपने भौं को बिल्कुल भौं के बीच और माथे पे लकीरें आ गईं, गुस्से से उसका फेस बिल्कुल गुस्सा वाला दिखाई देने लगा। और उसने क्या किया, उस टैबलेट को देखने के बाद फिर जो अपने रिएक्शंस दे रहा था, ठीक है। तो इस तरह के कुछ जो डिस्क्रिप्शंस मिले हैं वो हमारे ये एपिक पोयम सुमेरियन लैंग्वेज में, जो सुमेरियंस के टाइम पे लिखा गया है, उस पे बताया जाता है। तो ये कोई लिटरल ट्रुथ नहीं है कि बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसा ही हुआ था उस टाइम पर, बल्कि अगर हम सिर्फ इसको अपने तरीके से हिस्टोरियंस के वे में पढ़ते हैं इस स्टोरी को, तो हम पाते हैं कि कहीं न कहीं जैसे वो दिखा रहा है कि प्रीसियस स्टोन्स के लिए वो दूसरे के पास भेजा जा रहा है, और बाद में हम देख रहे हैं कि क्ले टैबलेट के थ्रू फिर वो अपनी बातों को कन्वे कर रहा है।
तो कहीं न कहीं ये इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि किंग्स और रूलर्स के द्वारा ही ट्रेडिंग की शुरुआत हुई मेसोपोटामिया में, और स्क्रिप्ट की शुरुआत हुई, लैंग्वेज राइटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई कि, और ऊपर से क्ले टैबलेट्स की शुरुआत हुई। तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ऐसी चीज़ें जो शुरू करी गई वो किन के द्वारा शुरू की गई, मेसोपोटामिया में किंग्स और रूलर्स के थ्रू शुरू करी गई थी। ठीक है, तो बस सिर्फ इतनी सी बात हम लोगों को इस इपिक पोयम से सीखना है। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि मेसोपोटामिया में सुमेरियन जो इपिक पोयम है उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग और राइटिंग की शुरुआत किसने की, तो हमारा आंसर होगा कि उसके अकॉर्डिंग किंग्स या रूलर्स ने इन चीज़ों की शुरुआत की थी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। ठीक है, इस टाइम के हमारे पास टेम्पल्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिले हैं, तो टेम्पल्स और किंग्स के क्या रिलेशन थे, अब हम लोग उसको जान लेंगे। ठीक है, फ्रॉम 5000 BCE सेटलमेंट्स हैड बिगन टू डेवलप इन साउदर्न मेसोपोटामिया। हमारे मेसोपोटामिया के साउदर्न पार्ट में ऑलमोस्ट अबाउट 5000 BCE के टाइम पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ सेटलमेंट्स की शुरुआत हुई, लोगों ने रहना शुरू किया। ठीक है, तो इस टाइम पर जो सिटीज़ होते थे वो कई टाइप के सिटीज़ थे। ठीक है, देयर वर 3 काइंड्स ऑफ सिटीज़, 3 तरह टाइप्स के हमारे पास सिटीज़ उस टाइम पर होते थे। फर्स्ट, सिटीज़ दैट डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, ऐसे सिटीज़ जो टेम्पल्स के आसपास डेवलप्ड होते थे। सेकंड, सिटीज़ दैट डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ ट्रेड, कुछ ऐसे ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है और वो सिटीज़ डेवलप कर रहा है या लोगों का सेटलमेंट्स वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है अगर ट्रेडिंग की वजह से, तो वो सिटीज़ हमारे ट्रेडिंग सेंटर्स कहलाएंगे। एक थर्ड जो सिटी थी वो था इम्पीरियल सिटीज़, यानी शाही परिवार जहाँ पर किंग और उसकी रॉयल फैमिलीज़ रहा करती थी। तो 3 टाइप्स के सिटीज़ हैं, ये भी हमारे शॉर्ट में एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, तो जो सबसे पुराने लोग थे, यानी जो सबसे शुरुआती जो सेटलमेंट्स होने शुरू हुए थे लोगों का, वो शुरू हुआ था टेम्पल्स के अराउंड। विलेजेस बनाए जाते थे टेम्पल्स के आसपास, ज़्यादातर बनाए जाते थे। जो उस टाइम पर टेम्पल्स थे वो अनबेक्ड ब्रिक्स से बनते थे, मतलब पकी हुई ईंटों से नहीं बनाए जाते थे, कच्ची ईंटें होती थी, मिट्टी की ईंटें होती थी, ब्रिक्स होते थे जिनसे टेम्पल्स बनाए जाते थे। ठीक है, उस टाइम पर जो टेम्पल्स थे वो रेजिडेंट्स भी थे, माना जाता था कि वेरियस जो हमारे पास गॉड्स हैं उस टाइम के, वो उसी जगह पर रहते हैं। उस टाइम पर मेनली 2 गॉड्स थे जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। फर्स्ट थे मून, जो हम आज के टाइम पर भी चंद्रदेव की पूजा करते हैं, तो वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी गॉड मून की पूजा की जाती थी और टेम्पल्स बनाए जाते थे। एंड सेकंड वाज इनाना, द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, प्यार और युद्ध के देवता के रूप में इनाना नाम के गॉड जो देवी थीं उनकी भी पूजा की जाती थी। ठीक है, तो टेम्पल्स अनबेक्ड ब्रिक्स से बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे रूम्स होते थे। जो टेम्पल्स बनते थे वो छोटे छोटे मंदिरों की तरह नहीं बनते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे और उसके राउंड में ओपन कोर्टयार्ड होता था, एक खुला आंगन होता है भी, और चारों तरफ उसमें रूम्स होंगे। साथ में वो गॉड की जो हमारी प्रतिमा होगी, जो उनकी मूर्ति होती थी, वो रखा जाता था। तो इस तरह से ये जो एक प्लेस होता था, ये गॉड का जो रेजिडेंस, उनके घर के तौर पे देखा जाता था। जो बाहर की दीवारें होती थी, आउटर वॉल्स होती थी, वो भी बहुत ही रेगुलर इंटरवल्स के साथ, एक बराबर की दूरी के साथ, एक प्रॉपर तरीके से, जैसे हम कह सकते हैं कि नपा तुला दीवारें होती थीं और बहुत ही सही ढंग से उसको बनाई जाती थी, जो ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स की तरह नहीं थी। ठीक है, द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप, वर्शिप के लिए गॉड पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे लोग, खूब उनकी पूजा की जाती थी। लोग उनके लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का चढ़ावा लाते थे, जैसे आज के टाइम पर हम लोग भी करते हैं। तो ग्रेन्स, कर्ड, फिश और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें, ये सब कुछ चीज़ें एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होता था, फिशरीज़ आइटम्स थे, वो सारी चीज़ें लाकर गॉड को समर्पित किया जाता था, उनको चढ़ाया जाता था। In time, the processing of produce, oil processing, grain grinding, spinning and the weaving of cloths was also done in the temple. ये सारी एक्टिविटीज़ भी अब टेम्पल्स में करी जाने लगी थी। कुछ ऐसे एविडेंसेस भी हैं जो ये दिखाते हैं कि टेम्पल्स
ही एक सेंटर की तरह काम आ रहा था ट्रेडर्स के लिए भी, जहाँ पर मर्चेंट्स जो थे वो अपने रिकॉर्ड्स, जो रिटन रिकॉर्ड्स होते थे उसको वहीं पर सेव करके रख देते थे। कई बार अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन्स, प्लग्स, एनिमल, ब्रेड, बियर, फिश एटसेट्रा, जो ये सारी चीज़ें थी, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था उनके रिकॉर्ड्स भी यहीं पर सेव करके रखे जाते थे, रिटन रिकॉर्ड्स भी। तो कहा जा सकता है कि टेम्पल्स ना सिर्फ वर्शिप का सेंटर था, बल्कि कहीं न कहीं वो लोगों का अट्रैक्शन का सेंटर भी था। लोग वहाँ पर रहना पसंद करते थे, सेटलमेंट्स बनाना पसंद करते थे। अदर तरह की एक्टिविटीज़ ट्रेडिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर टेम्पल्स में की जा रही है। तो कहीं न कहीं ये एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन की तरह भी काम कर रहा था टेम्पल्स। ठीक है। इनके अलावा हमारा जो फार्मिंग का काम हो रहा था, तो नेचुरल फर्टिलिटी तो बनी हुई होती थी, क्योंकि हमने पढ़ा कि 2 साइड से हमारा मेसोपोटामिया रिवर के साथ लगा हुआ है, और रिवर के पास का एरिया फर्टिलिटी बहुत अच्छी फर्टिलिटी वहाँ के सॉइल में होल्ड करके रखते हैं। वो सॉइल बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। लेकिन रिवर के पास होने से यहाँ पर कई तरह के जो नेचुरल हजार्ड्स थे वो भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। तो कई बार ये हमें इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल करा रहा है, फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करा रहा है। तो कई बार क्या होता था कि बहुत ज़्यादा जब वाटर का लेवल बढ़ जाता था तो फ्लड आने के चांसेस भी बढ़ जाते थे, जिनसे जो हमारे आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं जो ये शो भी कर रहे हैं कि कई बार मेसोपोटामियन सिटीज़ रीलोकेटेड हो जाती थी, मतलब कुछ आगे से पीछे की तरफ, या जिधर उसे सेफ्टी लगता था तो लोग वहाँ से शिफ्ट भी होते थे। तो इस तरह से लोगों का जो था वो डाइवर्जन भी दिखाई देता है इस तरह के नेचुरल हज़ार्ड से खुद को सेव करने के साथ साथ। तो ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली कई बार ईयर बाय ईयर, कई बार इस तरह से मेसोपोटामिया के लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। इनके अलावा जो लोग कुछ वहाँ पर थे, मैन मेड प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही थी लोगों को। अब ये मैन मेड प्रॉब्लम्स किस तरह से थी? जैसे कुछ ऐसे लोग जो कि अप स्ट्रीम्स में रहते हैं, कुछ लो स्ट्रीम्स में रहते हैं। जब वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो अप स्ट्रीम के लोग वहाँ पर कुछ बैरियर लगा के वाटर का जो फॉल है वो नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो नीचे के लोगों को वाटर सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है ना? और कई बार क्या होता था कि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाने की वजह से भी इस तरह के कुछ काम कर दिए जाते थे लोग अपने प्रॉफिट को देखते हुए। तो जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता रहा है मेसोपोटामिया में, जो कि लगातार चलता रहा लैंड और वाटर को लेकर, है ना? तो बहुत सारी इस तरह के एविडेंसेस बताते हैं कि इस तरह से 2 ग्रुप्स के बीच कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता भी रहता था। कई बार जब ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूअस चलता था तो दोनों ही रीजन्स के जो चीफ्स थे, हेड थे, वो वॉर कर देते थे, लड़ाई कर लेते थे। और लड़ाई करने के बाद जो भी एक रीजन का हेड जो था वो जीत जाता था, वो सेकंड वाले को कवर कर लेता था। वहाँ से जो भी प्रॉपर्टीज़ होती थी उनको लूट लाता था, छीन लेता था। वहाँ के लोगों को प्रिज़न में डाल देगा, या फिर वहाँ के लोगों को कई बार अपने यहाँ पर एम्प्लॉइज़ रख लेगा, गार्ड्स और सर्वेंट्स की तरह उनसे काम कराया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें भी होती रहती थीं। कई बार ये भी दिखाया गया है कि अपनी कम्युनिटी के वेल-बीइंग के लिए, वेलफेयर के लिए जो चीज़ें की जाती थी वो भी करा जा रहा है। जो चीफ्स या हेड्स होते थे उस टाइम पर, वो जो प्रीशियस चीज़ें होती थीं वो गॉड को या गॉडेस को समर्पित भी करती थीं। जो उनके कम्युनिटी के टेम्पल्स होते थे, जब वो कोई भी वॉर जीत जा रहे हैं, जैसे आज भी हम लोग करते हैं प्रसाद की तरह, तो कुछ भी वॉर जीत जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट हो जा रही है, तो अपने गॉड को भी उसके लिए करते थे और पूजा पाठ करते थे, उनको चढ़ावा चढ़ाते थे। जो चीज़ें वो जीतते थे प्रीशियस चीज़ें, उनका एक पार्ट गॉड को भी समर्पित करते थे। तो ये चीज़ें होती थी। इनके अलावा ये भी दिखाया गया है कि कहीं न कहीं टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा फ़ेवर किया गया है, टेम्पल्स की ब्यूटिफ़िकेशन के लिए बहुत काम किया गया है। और जैसे हम लोगों ने एनमार्कर वाली जो पोयम का कुछ लाइन्स हम लोगों ने पढ़ा कि वो क्या शो कर रहा है, तो वहाँ पर भी दिखा रहा है कि टेम्पल्स को डेकोरेट करने के लिए ही वो प्रीशियस स्टोन्स मंगा रहा है अपने मैसेंजर से। वैसे ही
बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले हैं जहाँ पर जीता हुआ जो पर्सन होता था, जीता हुआ जो चीफ होता था, हेड होता था, ये जीतने के बाद वो टेम्पल्स के लिए काम करता था और जो मेन होंगे, जो मेल पर्सन्स होते थे, उनको भेज दिया जाता था कि वो जाएं फाइन स्टोन्स लेकर आएँ, ढूंढ कर लाएँ प्रीसियस स्टोन्स जो बहुत ही ब्यूटीफुल हों, सुंदर हों, और उनको टेम्पल्स में लगाया जाए, है ना। तो इस तरह के एविडेंसेस भी मिलते हैं कि कुल मिलाकर कहीं न कहीं जो किंग थे, जो हेड्स थे, चीफ्स थे या वहाँ के लोग थे, उनकी जो डेली लाइफ थी वो काफ़ी हद तक टेम्पल्स के साथ जुड़ी हुई थी। ट्रेडर्स भी अपना काम वहीं कर रहे हैं, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी वहीं पर किए जा रहे हैं, अलग-अलग तरह के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करके टेम्पल्स में रखे जा रहे हैं। तो सब कुछ हमारे टेम्पल्स और किंग्स और हमारे जो कॉमन सिटीजन्स थे मेसोपोटामिया के, वो सब इंटर रिलेटेड होकर इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, तो एक जगह का जो चीफ और हेड होता था वो म्यूचुअल रेनफोर्समेंट के साथ जो उसके सिटीजन्स होते थे उनके साथ मिलकर काम करता है। और कई बार दिखाया, कुछ एविडेंसेस ऐसे भी मिले हैं जहाँ पर ये दिखाया गया कि उनके पास, उन हेड्स के पास हर रीजन में अपने और अपने लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए आर्मीज़ भी होती थी, ताकि वो लोग सेफ्टी के साथ अपने इलाके में, अपने एरिया के अंदर रह सकते हों। एट यूरुक, one of the earliest temple town, we find depiction of armed heroes and their victims, and careful archaeological surveys have shown that around 3000 BCE, इस तरह से बहुत सारे हम लोग रिकॉर्ड्स पाते हैं जो उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में हमको बताता है, दिखाता है कि किस तरह से वहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें होती थी। और कई बार हम लोगों ने ये भी पाया है कि जो उरुक है, उरुक का क्षेत्र है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बढ़ता हुआ दिखाई देने का ही मतलब है कि कहीं न कहीं वो पास के एरिया को, पास के रीजन को कवर कर रहा है, और ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी आर्मीज़ के द्वारा और वॉर के द्वारा। इसका मतलब कि वहाँ पर आर्मी भी होती थी उस टाइम पर और वॉर भी किए जाते थे, तभी तो किसी भी एक प्लेस का जो एक्सटेंशन था, एक्सपैंड हो रहा था, बढ़ रहा था और विकसित हो रहा था। मेसोपोटामिया की जो हम लोगों ने बहुत पॉपुलर सिटी के बारे में पढ़ा, उरुक, तो उरुक का क्या था कि उसका जो एरिया था, जो पहले 250 हेक्टेयर्स का था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 400 हेक्टेयर्स तक भी पहुंच गया, जो कि ये शो कर रहा था कि वहाँ पर जो एरियाज़ को कवर करने का काम था वो बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था। बाद में उरुक ने एक डिफेंसिव वॉल भी बना लिया, एक लंबी वॉल, ताकि वो जो कि एक बहुत, एक कह सकते हैं हम, एक बहुत ही डेवलप्ड प्लान था कि अपने एरिया के, अपने रीजन के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंसिव वॉल बनाना, ताकि कोई भी दूसरे एरिया का पर्सन हमारे इधर आकर हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी उस टाइम पर हो रहे थे, है ना। और कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि उस टाइम पर जो लोग थे, लोकल पीपल थे, वो टेंपल के लिए वर्क करते थे, रूलर्स के अंडर में वर्क करते थे। तो कई बार उन्हें एग्रीकल्चरल टैक्स जैसी चीज़ें भी देनी पड़ती थी, जैसे प्रेजेंट टाइम पर भी टैक्सेस लगते हैं, है ना। लोगों से काम कराया जाता था, पर उन्हें कई बार बदले में राशंस दिए जाते थे, खाने पीने की चीज़ें दे दी जाती थी, मतलब कुछ और दूसरी चीज़ें नहीं देकर राशन प्रोवाइड करा दिया जाता था। तो कुछ ऐसे लिस्ट भी हम लोगों को मिले हैं उस टाइम के, जिसमें पीपल्स के नेम लिखे हुए हैं और उनके सामने क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स लिखा हुआ है कि कितने क्वांटिटी में दिया जा रहा है। क्लॉथ्स या ऑयल भी उन्हें अलॉट किया जाता था, दिया जाता था, उसके रिकॉर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो किंग्स होते थे, वो हमने बताया कि अचीवमेंट्स के बाद या वैसे भी टेम्पल्स को बनाने का काम बहुत ही मन से करते थे, बहुत उन्हें पसंद था ये काम करना। तो एक जो एस्टिमेटेड प्लान था, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई एक टेम्पल बनाना होता था तो लगभग उसमें 1500 मैन की ज़रूरत पड़ती थी और 10 आवर्स अ डे, एक साथ एक दिन में कम से कम 10 घंटों का काम किया जाता था और 1500 लोग एक साथ काम करते थे। देन 5 इयर्स में जाकर वो टेम्पल कंप्लीट हो पाता था। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी मंदिरें उस टाइम पर बनाई जाती थी,
है ना। इसमें हम देख सकते हैं कि कितने ये जो टेम्पल बनाया गया है वो कितना ज़्यादा विशाल बनाया गया है, बड़ा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ पूजा पाठ का काम हो रहा है बल्कि अदर एक्टिविटीज़ भी की जाती थी। तो उसके लिए इतने बड़े बड़े टेम्पल्स को बनाना उनकी ज़रूरत थी। टेम्पल्स बनाने में इतना टाइम लगता था। फिर इसके अलावा टेम्पल्स में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि बहुत सारे जो मेटल्स लगाए जा रहे हैं, प्रीशियस स्टोन्स, ब्यूटीफुल फुल स्टोन्स लगाए जा रहे हैं, वो तो हो ही रहा था। इनके अलावा जो काम हो रहा था 3000 BCE के टाइम पर उरुक के अंदर टेम्पल से रिलेटेड वो हो रहा था, ब्रॉन्ज टूल्स की भी शुरुआत हो रही थी। तो अब ब्रॉन्ज टूल्स की शुरुआत हो गई है तो वेरियस क्राफ्ट्स में हेल्प मिल जा रहा है। आर्किटेक्ट जो उस टाइम पर आर्किटेक्ट्स थे उन लोगों ने ब्रिक्स के कॉलम्स बनाने भी सीख लिए थे। अब वो ब्रिक्स के बड़े बड़े कॉलम्स भी बनाते थे, क्योंकि उस टाइम पर जो बड़ी बड़ी छतें होती थी हॉल्स के, जो टेम्पल होंगे उसकी बहुत लार्ज साइज़ में हॉल्स बनाए जा रहे हैं, तो उसकी छत को सहारा देने के लिए जो वुड के अभी तक लगाए जाते थे पिलर्स, वो सूटेबल नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकते थे। तो अब क्या किया जाता है, ब्रिक्स के कॉलम्स, ब्रिक्स के पिलर्स बना के उनको यूज़ करना भी उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने लर्न कर लिया था, सीख लिया था। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स वर पुट टू वर्क एट मेकिंग एंड बेकिंग क्ले कोन्स। अब जो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे टेम्पल्स, वो चेंज हो गया, अब उसे बेक करा जाना भी शुरू कर दिया गया। तो अब और ज़्यादा जो टेम्पल्स बन रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनेंगे, है ना। टेम्पल्स की जो वॉल्स होती थी उनको अलग अलग कलर्स के साथ पेंट किया जाता था, उसमें कलरफुल मोज़ैक बनाया जाता था। इन स्कल्पचर देयर वर सुपर्ब अचीवमेंट्स नॉट इन ईजली अवेलेबल क्ले बट इन इम्पॉर्टेंट स्टोन्स। अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, बहुत सारी मूर्तियाँ जो बनाई जाती थी क्ले से, स्टोन से। तो ये अचीवमेंट्स थे उस टाइम पर, हम लोग कह सकते हैं मेसोपोटामिया के टाइम पर, जो बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था। ठीक है। तो 3000 BCE के टाइम पर उरुक में इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे थे कि बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। इसी टाइम पर जो था वो पॉटर्स व्हील की भी शुरुआत वहाँ हो जाती है, जहाँ पर मिट्टी से बनने वाले बर्तन बनाए जा रहे हैं। अब दर्जनों पॉट्स एक बार में बड़े आसानी के साथ बनाए जा सकते थे। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थे जो उस टाइम पर हमारे मेसोपोटामिया के इस पॉपुलर सिटी उरुक में हो रहे थे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा द सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड यूजेस ऑफ राइटिंग। इसके अलावा हम लोगों ने अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया पढ़ा, जिसमें हमने टेम्पल्स और किंग के बारे में जान लिया। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ इन द सिटी। अब सिटी के लोगों की लाइफ कैसी थी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन होमवर्क यू हैव टू फ्रेम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करना है विद आंसर्स, और उसे अपने होमवर्क कॉपी में करके सबमिट करना है क्लास ग्रुप में। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इन अवर हिस्ट्री क्लास। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क मी। कभी भी कॉल कर लो, और कोई भी डाउट है अगर प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, प्रीवियस क्लास से, या फिर इस क्लास से रिलेटेड, यू कैन call me and ask me. Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.